नमस्कार, मैं कैलाश भांबरे आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित पहला गद्य पाठ, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा इस पाठ के लेखक है श्री स्वयं प्रकाश। तो पाठ पढ़ने से पूर्व लेखक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के पश्चात एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कंपनी में उन्होंने नौकरी की। लंबे समय तक भोपाल से निकलने वाली वसुधा पत्रिका का संपादन वो करते रहे और अभी हाल ही में 7 दिसंबर 2019 को 73 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। आपके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान आदि प्रमुख कहानियां हैं। बीच में विनय और ईंधन, ये 2 उपन्यास भी स्वयं प्रकाश जी ने लिखे हैं। स्वयं प्रकाश जी पिछली शताब्दी के 8वें दशक में उभर कर आने वाले रचनाकारों में से एक है और समकालीन कहानी अर्थात आजकल जो कहानियां कंटेम्पररी पीरियड जिसे कहा जाता है, उसके दौरान लिखी जाने वाली इन कहानियों में एक प्रमुख नाम स्वयं प्रकाश जी का है। मध्यम वर्गीय जीवन का कुशल चित्रण उन्होंने अपनी कहानियों में किया है और वर्ग व्यवस्था, वर्ग शोषण के विरुद्ध प्रबल चेतना, संप्रदाय और लिंग जाति के आधार पर हो रहे भेदभाव पर इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रहार किया है और रोचक कथा शैली के लिए आप प्रसिद्ध हैं। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं और तत्सम तद्भव देशज शब्दावली के साथ साथ विदेशी शब्दों का इस्तेमाल करने में भी किसी प्रकार का संकोच नहीं करते हैं। कहानी में समय समय पर इन शब्दों की जानकारी हम आपको देंगे। नेताजी का चश्मा, इस कहानी को संक्षेप में अगर हम जान ले तो ये कहानी देशभक्ति से, भावना से भरी हुई है और अत्यंत भावपूर्ण कहानी है। इसमें ये बताया गया है कि देश का हर नागरिक अपनी तरफ से किस प्रकार से अपनी देशभक्ति की भावना को जता सकता है। जरूरी नहीं कि सीमा पर हाथ में कुछ बंदूक आदि लेकर यहाँ सीमा पर तैनात होकर ही हम देशभक्ति दिखा सकते हैं या सीमा पर तैनात होने पर ही हम सच्चे देशभक्त हैं ऐसा साबित कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। देश का प्रत्येक नागरिक देश के विकास में जब सहयोग प्रकट करता है तो वो देश प्रेम होता है। अर्थात देशभक्ति के कई सारे रूप हैं। हम अपनी ओर से जहां हम हैं वहां अपने कर्तव्यों का निर्वहन अगर ईमानदारी से करते हैं तो वो भी एक तरह से देशभक्ति है। आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी होने के नाते विद्यार्थी के कर्तव्यों का विद्यार्थी धर्म का पालन अगर आप अच्छी तरह से करते हैं, देश के सार्वजनिक संपत्ति को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, देश के वीर सपूतों का सम्मान करते हैं, देश के लिए मर मिटने वालों का सम्मान करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी देशभक्ति प्रकट करने का जरिया है और देशभक्ति का रूप है। हम अपने देश के प्रति हमें कितना लगाव है, अपने देश के सपूतों के प्रति कितना लगाव है, हमारे देश ने हमारे लिए क्या किया, इस प्रश्न के बजाय हमने देश के लिए क्या किया, ये भाव जब हमारे मन में होता है तो सारी शिकायतें दूर हो जाती है और हम कुछ कर गुजरने के लिए तत्पर हो जाते हैं और जो भी करते हैं बड़े मन से करते हैं, देश सेवा के रूप में करते हैं। छोटे छोटे कार्य क्यों न हो, जैसे हमारे आसपास हम गंदगी ना फैलाए, इससे बड़ी देशभक्ति हो नहीं सकती। हमारा देश स्वच्छ रहे, इससे और अच्छी गर्व की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। यानी छोटी छोटी बातें हमारे रोजमर्रा के जीवन में अगर हम सही ढंग से करते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा उदाहरण देशभक्ति का साबित हो सकता है। तो स्वयं प्रकाश जी इस कहानी में यही बताते हैं कि चारों ओर सीमाओं से घिरा हुआ कोई भूभाग
और एक जमीन का टुकड़ा, वही देश नहीं होता है। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों से, वहाँ के सारे प्राकृतिक तत्व, नदियां, पहाड़, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, पशु पक्षी, इनसे, लेकिन साथ ही इन सब से प्रेम करने वाले और इनकी समृद्धि और विकास के लिए प्रयास करने का नाम ही, यानी इस देश के जो जो ये सारे उपादान हैं, प्रकृति के उपादान है, उसमें जीता जागता रहने वाला मनुष्य है, उन सभी से प्रेम करने का जो तत्व है वो देशभक्ति है, और वो हमारा देश है। हम लोगों ने कक्षा 11वीं में और साथ ही कक्षा 8वीं में भी इस बात को पढ़ा है कि भारत की खोज इस किताब के अंतर्गत एक पाठ, एक चैप्टर नेहरू जी द्वारा लिखा गया, भारत माता की जय, भारत माता नाम से। तो हम सब जानते हैं कि नेहरू जी जहाँ जाते थे तो भारत माता की जय का नारा जब लगता था, तो ऐसे ही किसानों की सभा में जब नेहरू जी ने पूछा था कि ये भारत माता कौन है, किसकी जय, अगर आप भारत माता की जय कहते हैं तो ये किसकी जय है? तो किसानों ने अपनी ओर से हमारी मिट्टी, हमारी धरती, इस प्रकार से जब उत्तर दिए तो नेहरू जी ने समझाते हुए बोला था कि हाँ, ये निश्चित है कि कौन सी धरती थी, हमारे गांव की धरती, हमारे सूबे की धरती, हमारे कस्बे की धरती, या पूरे देश की धरती। तो इस प्रकार से एक उत्तर देते हुए नेहरू जी अंत में उनको समझाते हैं कि भारत माता से तात्पर्य केवल धरती से नहीं, बल्कि इस धरती पर रहने वाले सभी प्राणी, पशु पक्षी, नदी, पहाड़, इन प्राकृतिक तत्वों के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है इस देश में रहने वाला आदमी, मनुष्य। और इस देश में रहने वाला हर मनुष्य एक तरह से भारत माता का अंश है। और जब हम भारत माता की जय कहते हैं तो इसका तात्पर्य है कि हम अपनी जयकार करते हैं। जब हम भारत माता की जय कहते हैं तो भारत माता का एक अंश हम हैं, और जब भी ये जय जयकार होती है तो एक तरह से हमारी जयकार होती है। भारत माता हम है, और हमसे अलग होकर या मनुष्य से अलग होकर भारत माता की कल्पना नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य कि देश की कल्पना इन सभी भूभाग के साथ साथ, सभी प्राकृतिक तत्वों के साथ साथ मनुष्य और देश के प्रति लगाव रखने वाला मनुष्य, अगर कहे तो गलत नहीं होगा, इन सभी से देश जो है बनता है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों को यही संदेश देती है कि देश के लिए अपना योगदान क्या होता है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से हमें योगदान देना है, और ये कैप्टन चश्मे वाला ऐसे ही नागरिकों का प्रतिनिधि है जो देश के निर्माण में बिना किसी शिकायत के और बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी अपने फायदे के बारे में सोचते हुए निस्वार्थ भाव से देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से, अपने स्तर से योगदान देता है, और ऐसा व्यक्ति सच्चा देशभक्त होता है। अंत में कहानी ये भी बताती है कि बड़े भी नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल है, और साथ ही देश की भावी पीढ़ी भी देशभक्ति की भावना से भरी हुई है। और नेताजी उन्होंने जो कार्य शुरू किया था, जिस परंपरा का सूत्रपात उन्होंने किया था, या जो देशभक्ति का परिचय दिया था, जाने अनजाने एक बहुत बड़ा पाठ वो आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ कर गए थे। और उसकी जीती जागती मिसाल यह है कि बच्चे उस मूर्ति पर चश्मा लगाते हैं। तो पाठ को पढ़ते हुए उस पाठ के सारांश को हम समझते जाएंगे। हम क्लास में पूरी तरह से एक एक लाइन, एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए विस्तार से हमने इस पाठ को पढ़ा है, और इसलिए वीडियो के अंतर्गत उतनी सारी विस्तार से बातें नहीं, लेकिन सारांश की बातें यहाँ पर हम करेंगे। कि शुरुआती हिस्सा जो कहानी का है कि नेताजी की प्रतिमा है, उस कस्बे से हलदार साहब गुजरते हैं, और मूर्ति निर्माण में जो जल्दबाजी है उस बात का जिक्र है। हलदार साहब, मैंने पहले ही आपको बताया कि हलदार साहब कहीं कहीं किसी पुस्तक में गलती से, कहीं किसी रिफ्रेशर्स में आपको हवलदार मिलता है, तो इस हवलदार शब्द को भूलना है। ये हवलदार नहीं है, हलदार साहब है। ये हलदार एक नाम है जो पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के अंतर्गत जो है पाया जाता है, और पश्चिमी भारत का जो पूर्वी हिस्सा है उससे अंतर्गत पाया जाता है। तो हलदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम से जब उस कस्बे से गुजरते थे
एक छोटा सा कस्बा था, छोटा सा बाजार, लड़के लड़कियों का विद्यालय, सीमेंट का छोटा सा कारखाना, दो ओपन एयर सिनेमा घर और नगर पालिका। आजकल ओपन एयर सिनेमा घर लगभग नदारद हो गए हैं, और एक समय था कि हर गांव में इस प्रकार के सिनेमा घर होते थे, जहां केवल चारों ओर से 3 लगाकर एक बॉक्स ऑफिस होता था और एक बड़ा सा पर्दा होता था, और मनोरंजन का, गांव के लोगों के मनोरंजन का एक बहुत बड़ा साधन ये होता था। तो एक छोटा सा कस्बा, आमतौर पर जिस प्रकार की सुविधाएं उसमें होती है उस प्रकार की सुविधाएं वहाँ थी, और नगर पालिका भी थी। तो नगर पालिका अपनी जिम्मेदारी यहाँ बखूबी निभाती थी, कुछ कार्य छोटे मोटे करती थी, और जैसे पक्की सड़क करवाना, कवि सम्मेलन करवाना, या जो एक तरह से नागरिक सुविधाओं के लिए जो कुछ भी सुविधाएं करनी होती है नागरिकों के लिए, उनमें वो अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रही थी। आगे वे कहते हैं कि हो सकता है कि नगर पालिका, अनुमान है उनका, कि नगर पालिका के किसी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा वहाँ बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवाने की सोची होगी। ये विचार फिर अमल में लाते हुए, हो सकता है कि विचार इतनी देरी से आया था कि शासन की अवधि खत्म होने वाली थी और मूर्ति का काम जल्दी करवाना था, इसलिए उसी हाई स्कूल के, यानी उसी गांव के किसी इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को इस प्रकार की शब्दावली वो इस्तेमाल करते हैं कि उनको ही दे दिया होगा। दो कारण यहाँ पर बताते हैं लेखक, कि अनुमान करते हैं कि एक, या तो शासन अवधि खत्म होगी, उनके पास समय नहीं होगा, इसलिए जल्दी से करना था, इसलिए मास्टर को दे दिया। दूसरा कारण यह है कि हो सकता है कि अच्छे अच्छे कलाकारों का उनको ज्ञान नहीं था, या फिर तीसरी एक और छोटी सी संभावना उसी के साथ जोड़कर वो कहते हैं कि हो सकता है कि अच्छे कलाकारों की जानकारी तो उनको थी देश के, लेकिन लागत जब उसका जो अनुमान किया गया होगा बड़े लोकप्रिय, बड़े बड़े प्रतिष्ठित कलाकारों का, तो हो सकता है लागत ज्यादा हो, और इसलिए उन्होंने फिर अपने ही गांव के इस हाई स्कूल के मास्टर को इस मूर्ति बनाने का काम सौंप दिया होगा, और उन्होंने भी महीने भर में मूर्ति बनाने का दावा कर दिया होगा। एक तरह से बनाकर पटक देना, इस इस वाक्यांश का प्रयोग वहां वो करते हैं लेखक। तो एक तरह से जैसे तैसे जैसे भी बने, एक नगर पालिका को भी अपना काम पूरा करना है और एक काम अपना दिखाना है, ताकि आगे चलकर चुनाव और आदि लोकहितवादी काम क्या क्या किए गए इसमें वो गिना सके, इसलिए अगले चुनाव से पहले या अवधि समाप्ति होने से पहले वो करना था, इसलिए उन्होंने गांव के ही किसी व्यक्ति को ये काम दे दिया होगा। मूर्ति बहुत सुंदर थी, 2 फुट ऊंची, बेहद सुंदर, और सीने के बटन से लेकर, मतलब छाती के सीने के 2 बटन तक मूर्ति, जिसको बस्ट कहा जाता है, मूर्ति की जो प्रकार होते हैं उनमें एक बस्ट मूर्ति होती है जो सीने तक, जिस प्रकार से पासपोर्ट साइज की फोटो हमारी होती है, लगभग उतने आकार की कोई प्रतिमा होती है तो उसको बस्ट मूर्ति कहा जाता है। कोई आदमकद होती है जो पूर्ण मूर्ति होती है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति अभी बनाई गई है, छोटी बड़ी अलग बात है, लेकिन वो जो प्रतिमा का प्रकार है वो आदमकद है। कहीं शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज आदि लोगों की जो प्रतिमाएं आप देखते हैं, कहीं घुड़सवार प्रतिमा होती है, कहीं हाथ में की तलवार, किसी की राणा प्रताप की प्रतिमाएं आप देखते हैं कि हाथ में भाला लेकर उनकी प्रतिमाएं होती हैं। तो कहने का तात्पर्य कि अलग अलग प्रकार होते हैं, और इनमें ज्यादातर, अधिकतर प्रतिमाएं जहाँ जहाँ हम देखते हैं बहुत से चौराहों पर, किसी कार्यालयों में आदि, वो बस्ट प्रतिमाएं लगाई जाती हैं। तो इस मूर्ति में एक कमी थी, और वो देखते ही खटकती थी, और वो ये थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। अब चश्मा तो नहीं था, लेकिन एक जो सचमुच का रियल चश्मा होता है उस पर लगा हुआ था। अब उस मूर्ति पर चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं, बल्कि जो सचमुच का वास्तविक या रियल चश्मा जिसको कहेंगे, वैसा चश्मा किसी ने पहनाया हुआ था। हलदार साहब ने जब इस चश्मे को देखा तो कस्बे वालों की देशभक्ति की ये भावना उनको बड़ी अच्छी लगी,
इस प्रकार हलदार साहब रोज वहां उस कस्बे से जब जाते थे, पान खाने के लिए रुकते थे, मूर्ति को देखते थे, तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर जो है चश्मा बार बार वो बदल रहा है। अलग अलग फ्रेम का चश्मा वो लगा हुआ देखते थे। एक बार देखा, दो बार देखा, चार बार देखा। एक दिन वो कौतूहल जो उनका है कि ये ऐसा क्यों होता है, चश्मा क्यों बदलता है, वो कौतूहल कुछ दिनों तक तो वो दबा लिए, लेकिन अब उस प्रश्न को बिल्कुल उसका उत्तर वो जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने अपनी इस मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए पानवाले से इस बारे में पूछ लिया। पानवाले ने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला ये चश्मा बदलता है। हवलदार साहब ने अंदाजा लगाया कि कैप्टन चश्मे वाला है कोई, और उसको शायद बिना चश्मे की नेताजी की मूर्ति आहत करती है, और फिर वो अपनी दुकान से उपलब्ध फ्रेमों में से कुछ फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर पहना देता है। फिर हवलदार साहब से पूछते कि मूर्ति का चश्मा आखिर गया कहाँ। मान लीजिए मास्टर लगा, ये जो भी कैप्टन चश्मा लगा रहे हैं ठीक है, लेकिन मूर्ति जब बनी होगी तब उसका चश्मा भी तो बना होगा। लेकिन पानवाले ने इसकी जानकारी दी कि मास्टर बनाना भूल गया। इस प्रकार हवलदार साहब ने पुनः पूछा चश्मे वाले से कि क्या वो आजाद हिंद फौज का सदस्य है। तब पानवाला कहता है वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। फिर किताब की पंक्तियों की अगर बात करें तो उसमें उन्होंने ये भी कहा है, देखो वो आ रहा है, उनसे बात कर लीजिएगा, उसका फोटो तो छपवा दो कहीं आप। तो ये सारी बातें इस तरह से पानवाले के द्वारा जो मजाक उड़ाया गया और एक देशभक्त का मजाक उड़ाया गया, ये उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कैप्टन को देखा, वो एक फेरी वाला है, उसकी अपनी दुकान भी नहीं है और विकलांग है, चलने के लिए बैसाखी का सहारा लेता है और बांस से टंगी हुई उस चौखट पर अपने चश्मे जो है वो लगाता है और अपने गिने चुने फ्रेम में से कोई फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। फिर बदलने का कारण भी ज्ञात हुआ था उनको कि जब कोई ग्राहक उसी चश्मे की मांग करता है या उसी फ्रेम की मांग करता है जैसी नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ है, तो उसी प्रकार की फ्रेम अगर कैप्टन के पास है तो कोई समस्या नहीं है, वो दे देते हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है कि नहीं, उस प्रकार का फ्रेम अब है नहीं और ग्राहक को चाहिए, तो शायद वो नेताजी से क्षमा मांग लेते हैं और वो चश्मा उतार कर दूसरा चश्मा उनको पहना देते हैं। और उनकी इसी भावना को देखते हुए शायद लोग उन्हें कैप्टन कहते होंगे, या हर दिन जो एक मतलब बार बार जो नेताजी को चश्मा लगाते हैं और नेताजी के साथ एक उनको जोड़ देते हैं लोग, और इसलिए शायद कैप्टन, व्यंग में भी उनको कैप्टन लोग कहते होंगे। अब ये उनका हमेशा का क्रम हो गया था हवलदार साहब का। लगातार 2 वर्षों तक इस कस्बे से वो गुजरते रहे, मूर्ति पर बदलते हुए फ्रेम देखते रहे और मन ही मन कैप्टन की देशभक्ति को सलाम करते रहे। लेकिन एक दिन अचानक उन्होंने देखा कि मूर्ति पर किसी प्रकार का चश्मा नहीं था। पानवाले की दुकान और साथ में और भी कई सारी दुकानें वहां की बंद थी, और इसलिए उस दिन हवलदार साहब को कारण का पता नहीं लग सका कि क्यों इस तरह से मूर्ति पर चश्मा आज नहीं है। फिर अगली बार जब वो उस कस्बे से गए तब भी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था। तो उन्होंने पानवाले से पूछा, तो पानवाले ने नम आंखों से कहा कि साहब कैप्टन मर गया। ये सुनते ही हवलदार साहब और कुछ नहीं पूछ पाए। लेकिन पानवाले का इस व्यवहार, ये जो व्यवहार उन्होंने देखा था, दोगला व्यवहार यानी दोहरा चरित्र, एक तरफ तो कैप्टन का मजाक उड़ाता है और दूसरी ओर कैप्टन के मरने पर शोक जता रहा था, उदास हो गया था। तो इस व्यवहार को देखकर वो सोचने लगे क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी और सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है तथा अपने बिकने के मौके ढूंढती है। तात्पर्य क्या कि उस देश का भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता, उस देश का भविष्य कभी सुनहरा नहीं हो सकता जो अपने देश के लिए मर मिटने वालों पर हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। अब हवलदार साहब ने बात जान ली थी। अब उनको पता था
कि मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा और इसलिए अब आगे से इस कस्बे में न रुकने का निर्णय ले लिया। ड्राइवर से भी कह दिया था कि पान आगे कहीं खाएंगे, गाड़ी वहां रोकना मत। मतलब उनका ये निर्णय इसलिए था कि उस कस्बे से 2 साल से जो आदत उनकी बनी हुई थी कि उस कस्बे से जाना और उस कस्बे की हृदय स्थली में उस चौराहे पर सुभाष बाबू की वो मूर्ति होंगी, उस मूर्ति पर चश्मा देखने की उनकी आदत थी, लेकिन अब उस पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर चश्मा बनाना भूल गया था और कैप्टन जो चश्मा लगाते थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और साथ में पान वाले जैसे लोग रहते जो देशभक्तों का मजाक उड़ाते थे, इसलिए वहां वो रुकना नहीं चाहते थे। ड्राइवर को भी उस तरह से सूचना दे दी थी। लेकिन इस प्रकार से नाउम्मीद और उदास हवलदार साहब उस कस्बे में नहीं रुकने का निर्णय लेते हुए जब जा रहे थे, कितना ही सोचा था कि वहां रुकेंगे नहीं, मूर्ति को देखेंगे नहीं, लेकिन आंखें आदत से मजबूर थी और आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि ड्राइवर को रुकने का इशारा किया, जोर से चीखे, रोको। गाड़ी रुकी, ड्राइवर ने ब्रेक मारे और गति में होने के कारण ब्रेक की आवाज इतनी आई कि राह चलते लोग उनको देख रहे थे। गाड़ी रुकी न रुकी, हवलदार साहब तेज कदमों से मूर्ति की ओर लपके और ठीक सामने जाकर सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ चश्मा लगा हुआ था, जो अक्सर बच्चे बनाते। सरकंडा मैंने आपको बताया कि जो अलग अलग प्रकार की अनाज के जो हिस्से होते हैं, जैसे झुंडी होती है ना, जहाँ दाने लगते हैं, उन दानों से लगा हुआ जो हिस्सा होता है घास का, एक तरह से वो बचा हुआ, उसे कहते हैं सरकंडा। उसको छील कर बच्चे खेलते हैं। छील कर फिर उसको जब छीला जाता है तो अंदर एक कोमल पदार्थ, थर्माकोल जैसा कुछ होता है, उसी को सरकंडा कहा जाता है। उसमें छोटे छोटे बच्चे, गांव के बच्चे, जिनको जो कुछ मिल जाए उसमें वो खुश रहने की उनकी जो आदत है, उन सरकंडों से जो बिल्कुल व्यर्थ होते हैं, जिनको कोई पूछता नहीं, उन्हीं सरकंडे को इकट्ठा करके उनको छील कर उनके छोटे छोटे ये बनाकर कोई वस्तु बनाकर बच्चे खेलते हैं और उसमें भी आनंद ढूंढते हैं। और ऐसे इस सरकंडे का चश्मा मूर्ति पर लगा हुआ था और ये सरकंडे का चश्मा जैसा अक्सर बच्चे बनाते हैं और बच्चों के द्वारा शायद वो चश्मा लगाया गया है। हवलदार साहब इस बात पर बड़े भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखें भर आती। चश्मा जो मूर्ति पर लगा हुआ है, सरकंडे का चश्मा, उम्मीद जगाता है कि बच्चे बच्चे में देशभक्ति कायम है और ये बात साबित हो जाती है कि अपने कार्य के माध्यम से कैप्टन चश्मे वाला एक बहुत बड़ा कार्य कर गए थे और आने वाली पीढ़ी को देशभक्ति का पाठ पढ़ा गए थे। कुछ शब्दार्थ है देखिए इस पाठ के, जिनको समझना चाहिए। लक्षित यानी ध्यान में आया हुआ। आइडिया अंग्रेजी शब्द है। देखो हमने कहा कि अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते, तद्भव तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आइडिया दूसरी भाषा का शब्द है, विचार या धारणा। दुर्दमनी ये तत्सम शब्द है। दुर्दमनी यानी जिसका दमन नहीं किया जा सकता या जिसका दमन करना कठिन है। खुशमिजाज ये फारसी शब्द है। प्रसन्नचित्त, देखिए दूसरी विदेशी भाषाएं भी है, देशी है। कुछ देशज शब्द भी आए, देखिए एक ठो शब्द आया है, तो ये बिल्कुल ग्रामीण बोलचाल की शैली जो है उसमें हम देख सकते हैं। फिर द्रवित का अर्थ है पिघला हुआ। पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट जिसको हम कहते हैं, जिससे एक तरफ से देखने पर दूसरे तरफ की वस्तु देख सकते, कांच की तरह। और दरकार यानी आवश्यकता। इन शब्दों के अर्थ ध्यान में रखें। अब फिर एक बार महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम यहाँ पर देखते हैं। चश्मे वाला एक सच्चा देशभक्त था। उसके मन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति सम्मान की भावना है। इसी कारण उसे नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति आहत करती है और उसकी इसी देशभक्ति की भावना को देखकर, देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना के चलते लोग उसे कैप्टन कहकर पुकारते थे
और कुछ लोग व्यंग भी करते होंगे और इसलिए शायद कैप्टन नाम उस व्यक्ति का पड़ गया था। पानवाले द्वारा ये कहना बिल्कुल अनुचित है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। इस प्रकार किसी देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। पानवाले की ये सोच दिखाती है कि वो देशभक्त और देशभक्तों का सम्मान करने वाले लोगों के प्रति कैसे ख्याल रखता है और उसका दोहरा चरित्र यहाँ उजागर होता है। पानवाला जो मजाक उड़ा रहा है वही कैप्टन की मृत्यु पर मायूस हो जाता है, रुआंसी सूरत बनाता है। इसमें उसका दोगलापन नजर आता है, दोहरा चरित्र नजर आता है। एक तरफ तो जीते जी उसके बारे में गलत सोचता है, मरने के बाद अपने द्वारा सहानुभूति को प्रकट करता है, तो ये दोहरा चरित्र उसको यहाँ हम देख सकते हैं। और इस प्रकार के लोग जो है ये स्वस्थ समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। अंत में हलदार साहब जब उस कस्बे में न रुकने का निर्णय लेते हैं, लेकिन रुकते हैं क्योंकि सरकंडे का चश्मा उन्होंने देखा, भावुक हो जाते हैं, क्योंकि ये बात उनके हृदय पर बहुत असर करती है कि ये किसी न किसी रूप में आज भी बच्चों तक में देशभक्ति की भावना भरी हुई है और देशभक्तों के प्रति सम्मान जीवित है। और साथ ही कैप्टन की याद उनको आती है और कैप्टन के द्वारा किया गया ये कार्य, ये बहुत बड़ा कार्य था। हो सकता है कि वो प्रतिदिन नजर आने वाला कार्य जरूर नहीं था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप के अमूर्त है। हो सकता है दिखेगा नहीं ये कार्य, लेकिन अमूर्त रूप से ये संस्कार आने वाली पीढ़ी को कैप्टन दे गए थे। उनके उस व्यवहार से बच्चों ने उस बात को सीख लिया था, अपने देश के लिए मर मिटने वालों का और देशभक्तों का, देश के वीर सपूतों का सम्मान करना बच्चों ने उनसे सीखा था और अपने जीवन में उसको वे बच्चे जो है उतार रहे हैं। नेताजी का चश्मा पाठ हमें संदेश देता है कि हमें देशभक्तों का सम्मान करना चाहिए। देशभक्तों का और देश के प्रति हमारे कर्तव्यों का पालन, मतलब देशभक्तों का सम्मान करना और देश के प्रति हमारे कर्तव्यों का पालन करना हमें बखूबी से याद रहना चाहिए और उस कर्तव्य का निर्वहन हमें सदैव करना चाहिए। इसके लिए जरूरी नहीं कि हम कोई आंदोलन करें, कोई अनशन करे, कुछ करे, बस अपनी तरफ से जो हमारा कार्य, देशभक्तों का सम्मान देना बिल्कुल स्वाभाविक बात। कहीं मूर्तियां बनी हुई है, कहीं कुछ सार्वजनिक स्थल है, उसका सम्मान करना, ये बिल्कुल सामान्य सी हमारी देशभक्ति का परिचायक है। सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता रखना, हमारे आसपास का परिसर स्वच्छ रखना, ये भी एक प्रकार की देशभक्ति है और उसको भी हम अंजाम दे सकते हैं। और इस प्रकार चश्मे वाला जो एक दिव्यांग है, विकलांग है, फिर भी अपनी ओर से ये कार्य कर रहा है, तो हम भी अपनी ओर से देशभक्ति का परिचय अपने स्तर पर किसी न किसी रूप में दे सकते हैं और देशभक्तों का सम्मान हम करें। और एक अगर सम्मान मान लीजिए अगर नहीं कर सकते तो कम से कम उनका मजाक हम न उड़ाएं। सम्मान तो करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति है कि नहीं सम्मान करते हैं या कोई समस्याएं कुछ है, लेकिन कम से कम हमें मजाक, ऐसे लोगों का मजाक हम ना उड़ाएं जो देश के प्रति वफादार है, देशभक्त है, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब इस पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न हैं। मैंने आपको क्लासरूम में भी कुछ प्रश्न भेजे हैं, उनको भी उत्तर आपको लिखने हैं और छोटे छोटे आंसर, छोटे छोटे उत्तर इन प्रश्नों को भी आप लिखेंगे। जैसे लेखक के अनुसार मूर्ति को देखकर किस बात की याद आ जाती है? चलो दिल्ली, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सारी बातें जो है उनको याद आ जाती है। तो अब मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, उत्तर आप ढूंढेंगे। और अगर कोई आप समस्याएं हैं तो ये प्रश्न एक बार मैं पढ़कर बताता हूँ आपको। चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा दिया करता था? मूर्ति में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि देखते ही खटकने लग जाती थी? चश्मे वाले की कौन सी भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते होंगे? हलदार साहब को पानवाले की कौन सी बात उचित नहीं लगी और क्यों? जब तक कैप्टन को हलदार साहब ने साक्षात नहीं देखा था, तब तक उनके मन में कैप्टन की कैसी छवि रही होगी? कल्पना से आप लिखिएगा। हलदार साहब ने चश्मे वाले की कौन सी भावना और किस कार्य को सराहा?
चश्मे वाले के प्रति पान वाले की कैसी सोच थी? क्या आप उसे उचित मानते हैं? अपने विचार लिखिए। हवलदार साहब ने पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया, परंतु बाद में तुरंत रुकने के लिए कहा। क्यों कहा? इसका उत्तर आप लिखिएगा। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हवलदार साहब भावुक क्यों हो गए? उन्होंने क्या किया? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? आपका विचार लिखिए। पान वाले के बारे में आपके विचार प्रकट कीजिए। यदि हवलदार साहब की जगह आप होते तो क्या करते जब कैप्टन की मृत्यु हो गई और उसके अनुसार फिर मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं बचा? अगला प्रश्न है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। इस तरह के विचारों को आप कहाँ तक उचित समझते हैं? अपने विचार लिखिए। जब पानवाला रुआंसा होकर कहता है कि साहब कैप्टन मर गया, तब हवलदार साहब के मन में उस बात को सुनकर क्या क्या विचार आते हैं और क्यों? और अंतिम प्रश्न है, देखो, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सब कहीं न कहीं अपने दैनिक कार्यों से किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं। इस कथन पर अपने विचार विस्तार से लिखिए। तो इस प्रकार ये प्रश्नोत्तर आपको अपनी कॉपियों में है, तो ध्यान रखें, अपनों का ख्याल रखें, घर में रहे, सुरक्षित रहे, किसी भी प्रकार से अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। घर में रहना सबसे अच्छा तरीका है इससे बचने का। और अगर कहीं